मेरे साथ YouTube में पहली बार जुड़े हुए सम्मानित मित्रों के साथ ही सभी विद्वान साथियों, सम्मानित अभिभावकों एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इस पाठ का आपने पाठसार, इनका पाठ परिचय और सक्सेना जी का परिचय प्राप्त कर लिया है। कठिन निवारण हमने कर लिया है। अब हम हमेशा की तरह चलते हैं अपना कक्षा शिक्षण की ओर और कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तरों को तैयार करते हैं। चलिए। नमस्कार। अब हम आपको इस श्रृंखला में मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा जो रचित है, इस पाठ के प्रश्नाभ्यास की ओर ले चलते हैं। प्रश्नाभ्यास में, जैसा कि परीक्षा की दृष्टि से मैं हमेशा बनाता हूं, आज पुनः आपको प्रत्यस्मरण कराते हुए प्रश्नाभ्यास को हमने 3 भागों में बांट दिया है। सामान्य प्रश्न, रचना और अभिव्यक्ति, भाषा अध्ययन। सामान्य प्रश्न अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में सहज ही मिल जाते हैं, आप बिल्कुल पुस्तक से सेम उतार सकते हैं उसके जैसा, लेकिन उसमें आप अपने भाव वो भी करते हैं, भाव भी डालते हैं, प्रश्न का अर्थ भी डालते हैं आप साथ में, अर्थ समझ आप क्या समझे। फिर है रचना और अभिव्यक्ति। इसमें आप पाठ को पढ़ करके कितना समझे हैं, आप अपनी रचना करिए अर्थात अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं इस बात को, इस प्रकार से वो ऐसा क्या कहा जा रहा है इसमें। फिर है भाषा अध्ययन। पाठ में आए हुए व्याकरणिक शब्दों का चयन एवं उनकी जानकारी तथा ज्ञान, ये भाषा अध्ययन के अंतर्गत होता है। आपके लिए इसमें निबंध है, एक बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो है एक बाहर आपका कोई मित्र है तो उसके बारे में, और तीसरा है आपके पास समुच्चय बोधक छांट कर लिखने हैं, तो इसको सीखते हैं हम। चलिए सामान्य प्रश्न की ओर चलते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी, ये पहला प्रश्न है आपका। आपने देखा होगा कि फादर का खड़ा हो जाना लेखक के अच्छे कार्यों में घर में तो ऐसा लगता है जैसे एक देवदार का पेड़ से, अर्थात बड़े पेड़ की बड़ी छाया कहा गया है, अर्थात शीतल छाया देता है और उसके तले बैठने में आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से फादर के साथ भी उनकी संगत भी, उनका घर में खड़ा हो जाना किसी कार्यक्रम के साथ तो जो है देवदार की उपस्थिति के समान है। ये तो सामान्य है, तो हम इसके प्रश्नोत्तरों को बताएंगे। फिर है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति और के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। पाठ में कहा गया आपकी कि फादर बुल्के जो है भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, तो ये पाठ में किस आधार पर कहा गया है, ये आपने बताना है। फिर है पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है, यह आपके लिए प्रश्न है। फिर है प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात फादर कामिल बुल्के की पाठ को पढ़ करके फादर कामिल बुल्के की जो छवि आपके हृदय में आती है, आपके मस्तिष्क में आती है, आप अपने उस मन मस्तिष्क में जो प्रश्न आ रहा है उनका चित्र, अर्थात उसको कहानी अपने शब्दों में लिखिए किस प्रकार की हो करेंगे। फिर लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है इस पाठ के। वैसे पहला प्रश्न जैसे फादर की उपस्थिति देवदार, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति, और लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो इस पर विशेष आप ध्यान रखेंगे और हम भी इसको पढ़ाने का बढ़िया बताने का प्रयास करते हैं उत्तरों में। फिर है फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। उन्होंने सन्यासी, तो मैंने बताया आपको इससे पहले वीडियो में भी कि सन्यासी, हमारे यहाँ सन्यासी जो सब कुछ त्याग देता है, अभी भी भले, हालांकि सन्यासी की जो लोक परंपरा है पुरानी वो बदल गई है। आज तो सन्यासी वो है बढ़िया
जिसका फंसा इधर से बाल हो बढ़िया रेशमी बालों को हिलाते जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। फंसा लाइव चल रहा है कार्यक्रम और साउंड बॉक्स में वो गाना भी गा दे रहे हैं और उनके पास आलीशान महलों के जैसे मठ हैं, मंदिर हैं, उनके स्थान हैं। तो लेकिन वास्तव में जो भारतीय संस्कृति में जैसे विवेकानंद जी थे, गांधी जी थे, राम कृष्ण परमहंस और भी बहुत सारे ऐसे महात्मा रहे हैं। चाणक्य जो मंत्री होके भी एक कुटिया में रहते थे। अपने अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति होके भी अपनी कुटिया बना रखी थी। तो ये महात्मा के गुण हमारे भारतीय संस्कृति में त्याग के हैं। यद्यपि आज परिवर्तन हो गया है कुछ लोगों में इसका। तो आपने जो है फादर बुल्के ने सन्यासी की जो परंपरागत जो हमारे यहाँ परिपाटी दिखती है, परंपरागत छवि जो है, उससे नई छवि उन्होंने प्रस्तुत की है। कैसे, ये आपने बताना है। फिर है प्रश्न संख्या 7 में आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात आपने उसका आशय बताना, अर्थ बताना है, समझाना है कि यहाँ पर क्यों कहा गया है ऐसा। जैसे नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। जब फादर बुल्के उनका देहावसान हो गया जहरबाद नामक बीमारी से, एक कष्ट साध्य बीमारी है जहरबाद, गैंग्रीन कहते हैं जिसको। तो उससे जब वो मर गए तो उनकी आंखों पर, जबकि उनका वहां कोई नहीं है, उनका गांव तो रेमसी चैपल में है, लेकिन वहां पर रोने वालों की कमी नहीं है। कह रहा है लेखक कि अगर मैं रोने वालों को गिनूं तो ये नम आंखों पर शाही फैलाने जैसी बात है। तो ये आपने, मैंने नहीं बता दिया आशय, फिर भी और बढ़िया आशय आप लिख सकते हैं, हम इसको कराएंगे भी। फिर है प्रश्न नंबर ख इसका, फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। इसका भी अर्थ आपको करना है, हम इसका अर्थ आपको कराते हैं। अब चलते हैं रचना अभिव्यक्ति की ओर। आपके विचार से फादर बुल्के, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बना या होगा। फादर बुल्के ने, आपने अपने विचार से लिखना, अभिव्यक्ति है ना, आपने अपनी अभिव्यक्ति देनी है कि फादर बुल्के ने, जब उनसे पूछा गया, जब कोई सन्यासी बनता, उनके यहाँ पादरी बनता है, दीक्षा लेते, उससे पूछा जाता तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसने कहा मेरी इच्छा, मैं अपनी कर्मभूमि भारत को बनाना चाहता हूँ। तो क्यों उनका मन ऐसा हुआ होगा, उन्होंने मन क्यों बनाया होगा, ये आपने अपनी अभिव्यक्ति देनी है। फिर जब उनसे कभी पूछा गया तो आपको कभी याद नहीं आती क्या अपने देश की, अपनी जन्मभूमि की कैसी है, तो बोलते हैं बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो जन्मभूमि कैसी होती है ये तो आप जानते ही हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है। जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को जीत लिया तो लक्ष्मण ने देखा, आहा सोने की लंका, अब तो हम ही यहाँ के राजा हैं, क्योंकि रावण जीत लिया गया है। जब कोई राजा दूसरे देश को जीत लेता है तो उसी का हो जाता है। तो लक्ष्मण के मन आई ये बात, आहा कितना सुंदर दिखाई देता है सोने की लंका, भैया यही बना लेंगे राज। तो राम ने, शायद रामायण का है प्रसंग कि राम ने यही कहा होगा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये सोने की लंका बहुत महान है, गरीयसी माने महान है, बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी जन्मभूमि माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। तो आप अपनी जन्मभूमि के बारे में इस पाठ से कितना आप सीख पाए हैं, आपके अंदर कितना भाव आया है, उसको आप करेंगे। फिर भाषा अध्ययन की दृष्टि से मैंने आपको बताया मेरा देश भारत, इसमें आपका ये डार्क किया गया है, लेकिन मैंने इसको कॉमा में डाल दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में। मेरा देश भारत विषय पर आपने 200 शब्दों का एक निबंध लिखना है। निबंध आपके लिए आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेंगे, सीख लेंगे, आप लोग कर लेंगे। फिर है आपका मित्र हडसन एंड्री, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आपका एक मित्र है जिसका नाम है हडसन एंड्री, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण, अर्थात हमारे इधर की पर्वतीय ये जो है नैनीताल, मंसूरी, शिमला,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों में जहाँ पर्वतीय प्रदेश हैं, इनमें घूमने की इच्छा है तो उनको जो है आप एक निमंत्रण पत्र लिखिए। आपने एक पत्र लिखना था। इसमें आपके 2 प्रश्न हैं पाठ्यक्रम में जो आते हैं आपके प्रश्न पत्र में, एक तो निबंध और दूसरा पत्र लेखन। तो इसको सीखना है हमें। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चयबोधक। एक बात का ध्यान रखिए जरा सा, समुच्चयबोधक में समुच्चय बोधक कहते हैं लोग, समुच्चयबोधक। समुच्चय माने उसके साथ चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़े हुए का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है उसको छांट कर लिखना है। जैसे हम इसमें देखते हैं जरा, क में है तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आए थे। ये इसमें समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ रहा है और शब्द है, तब भी है। ये इस प्रकार से, ऐसी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। ये किससे जुड़ा है? लड़के के हाथ से जाने का और माँ के शब्द से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? इसी प्रकार वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ये तो से जुड़ा हुआ है। इन शब्दों को जो 2 वाक्यों को मिलाते हैं, 2 वाक्यों में समुच्चय का काम करते हैं। समुच्चय मतलब जोड़ का काम, योग का काम करते हैं। उन 2 वाक्यों को मिलाने का काम करते हैं, उनको समुच्चय बोधक शब्द कहा गया है। फिर पाठ्येतर सक्रियता में आपके लिए बढ़िया है, आप हिंदी शब्दकोश पढ़िए। ये आपका परियोजना कार्य भी है। इनका और अन्य पुस्तकें पढ़िए। फादर बुल की जो है महान विभूति हैं, ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं हमारे देश में, तो उन पर आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए, लिखिए उनके बारे में और जानकारी एकत्र कीजिए। फिर है कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने जन्मभूमि भारत है लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया होगा या बनाया भी है। तो ऐसे वैज्ञानिकों, डॉक्टर बहुत लोग हैं ऐसे, उनके बारे में बताइए। फिर एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर आप अपने विचार लिखिए। ये हमारे यहाँ का व्यक्ति विदेशों की, अमेरिका और पाश्चात्य क्षेत्रों की चकाचौंध और चमक को देख करके यहाँ काम करना नहीं चाहता, वहां जाना चाहता है। यदि ऐसा है तो आप अपने विचार पर लिखिए। तो ये पाठ्येतर सक्रियता के अंतर्गत आते हैं। एक हमने इसमें नया आपके लिए डाल रखा है जो पीछे से है इसमें, वो है फादर कामिल बुल्के। इनका जन्म 1909, 1982 इनका जीवन काल। शिक्षा MA, PhD हिंदी। प्रमुख कृतियां राम कथा, उत्पत्ति और विकास। फिर है राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश। फिर 1974 में आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक इसके अलावा एक जानकारी और है जिसमें जगह के अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया। एक शब्द आया है परिमल। परिमल क्या है आखिर? निराला के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेकर के 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले उत्साही युवकों द्वारा मित्र मंडली द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई और परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। परिमल के द्वारा जो है कविता, उपन्यास, कहानी, इस विधा में जो कवि, लेखक, विचारक पैदा होते हैं या तैयार होते हैं उनको जो है प्रोत्साहन मिलता है। उनमें खुली आलोचना होती है, उन्मुक्त बहस होती है उस पर परिमल में, और मतलब हो जाती थी उन दिनों। परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रही हैं और परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का प्रयास किया। तो परिमल के बारे में ये हम आपको बताना चाह रहे थे। इसमें जगह की कमी के कारण नहीं बता पाए, फिर कहीं आवश्यकता होगी फिर समझाएंगे। अर्थात निराला की एक प्रसिद्ध रचना है परिमल, उस पर आधारित कविता के अंश को और उससे प्रेरित होकर के उनके उत्साही मित्रों द्वारा इलाहाबाद में जो है आपके 10 दिसंबर 1944 को एक संस्था बनाई गई, समूह बनाया गया और उसका नाम परिमल रखा गया। तो ये जानकारियां हैं। इस पाठ में बहुत जानकारियां हैं। इससे बढ़िया तरीके से मैंने अपना ही एक इसी YouTube में आपको सर्च करेंगे तो नीचे मिल जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने तो देख भी लिया है बहुत बार। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नाम से कैप्सूल निर्माण या कैप्सूल
नाम से नीचे है, मिल जाएगा आपको। और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक फाइल के पन्नों से उसको 3D देने का प्रयास किया है, 3D लुक देने का प्रयास किया है, लिखा हुआ और समझाया भी है बहुत बढ़िया तरीके से। उसको खेल खेल में सीखने की भावना और कम में पूरा इनका व्यक्तित्व और संस्थान अल्मोड़ा में आपका स्वागत है। समग्र शिक्षा अभियान एक बार शिक्षक प्रशिक्षण। अगर मैं प्रवेश चंद्र जोशी, रायका चौखुटिया, विकासखंड चौखुटिया। निरोग रहें। और अब हम चलते हैं इस प्रश्न की ओर, इसके प्रश्नों को सीखते हैं। चलिए, आपने प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है कक्षा शिक्षण में। अब प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? अर्थात फादर की उपस्थिति कैसी लगती थी वो बताना है। उत्तर, फादर बुल्के को के पोर से ममता झलकती थी, अर्थात उनके हर अंग से ममता झलकती थी। उनकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पथिक को आराम मिलता है, इसलिए लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। देवदार एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है जो ऊंचे पहाड़ी स्थानों में होता है और जो ऊंचा होता है, अर्थात देवदार की तरह फादर भी जो है एक ऊंचे व्यक्तित्व की व्यक्ति है। चलिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? प्रश्न संख्या 2 है। फादर बुल्के 47 वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने रामकथा पर शोध किया। उन्होंने पहला अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश तैयार किया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे, इसलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर है, फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता था कि वे हिंदी प्रेमी थे। अब प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए, था उनका व्यक्तित्व लिखना है हमने। फादर बुल्के एक सरल इंसान थे। उनमें करुणा लबालब भरी हुई थी। वे कभी भी किसी बात पर खींचते नहीं थे अर्थात नाराज नहीं होते थे, लेकिन अपनी बात पूरे जोश के साथ किसी के सामने रखता था। तर्कपूर्ण अकाट्य तर्कपूर्ण ढंग से बातें करते थे। वे लोगों से दीर्घकालीन संबंध बनाने में विश्वास कर रखते थे, अर्थात संबंध एक बार किसी से बना लिया तो फिर उसको सहज ही तोड़ते नहीं थे। और भी उनके काफ़ी व्यक्तित्व की बातें इसमें उभरती हैं। अब अगला प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये बहुत बार परीक्षा में भी आता है, इसको समझते हैं जरा। फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। ये प्रश्न मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि प्रश्नों के उत्तर कम से कम में दिए जाएं सरल और सटीक तरीके से। अब आगे, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे, किस प्रकार उनको सन्यासी से अलग कहा गया है ये बताना है। फादर बुल्के एक बार किसी से संबंध बना लेते थे तो उसे अंत तक निभाते थे। वे अपने दोस्तों में या दोस्तों से जब भी कोई मौका मिलता ज़रूर मिलते। दिल्ली आने पर वह लेखक से 2 मिनट के लिए ज़रूर मिलते थे। 2 मिनट के लिए सही, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। कोई भी सन्यासी इस तरह रिश्तों के बंधन में नहीं पड़ता है, इसलिए यह कहा गया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। अर्थात आजकल के जैसे सन्यासी होते हैं इस प्रकार का भाव नहीं है, सबके प्रति ममत्व प्रेम। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय अर्थात अर्थ बताना है, आपने समझना है कि आप क्या समझे हैं। नंबर ए है, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। उत्तर है, फादर की अंतिम यात्रा के समय कई लोग आए थे। उनमें से कई लोगों की आंखों में आंसू निकल रहे थे और बाकी की आंखें नम थीं। वहाँ आए सभी लोग अपने अपने तरीके से उदास थे। ऐसी स्थिति में एक लेखक के तौर पर वहाँ के माहौल का चित्रण करना अधिक उपयुक्त होता है। इसके स्थान पर यदि नम आँखों के आंकड़े दिए जाएं तो इसे समय और मेहनत की बर्बादी कहा जा सकता है, या इसको ये कहा जा सकता है कि हम आदमी गिन रहे हैं, इसलिए ये कहा गया कि नम आँखों को गिनना शाही फैलाने के जैसा है। नंबर बी है, फादर को याद करना एक उदास संगीत
सुनने जैसा है। इसका आशय स्पष्ट करते हैं। फादर बुल्के का जीवन किसी रोमांचकारी सिपाही के जीवन की तरह नहीं था, बल्कि उनका जीवन किसी शांत प्रवाह की तरह था, जिसमें मानवीय रिश्तों और करुणा की बातें भरी हुई थी। इसलिए लेखक ने कहा कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। अब आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, ये प्रश्न है। ऐसा हो सकता है कि फादर बुल्के भारत के अध्यात्म और पारंपरिक ज्ञान से प्रभावित रहे होंगे। हो सकता है कि वो भारत की विविधता से प्रभावित रहे होंगे और उससे रूबरू होना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया, भारत को अपनी कर्मस्थली बनाया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैमसे चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताना है। उत्तर है, इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने प्रेम और अटूट रिश्ते को दर्शाया है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि उसकी माँ के समान होती है। वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वह व्यक्ति बड़ा होता है, उसमें ही वह रमा होता है, उसमें सौंधी सुगंध उसके मन में आती है। इस प्रकार से कहा गया कि जन्मभूमि के बारे में उनके ये शब्द हैं। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब रावण को जीत करके लक्ष्मण गए लंका में तो विभीषण का राज तिलक करने के लिए, तो वहाँ की चमक दमक को देख करके, स्वर्णमयी लंका को देख करके लक्ष्मण के मन में विचार आया कि भैया हम यहीं अपनी राजधानी क्यों न बना लें। तो अब राम कहते हैं बड़े सहृदय होकर, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि यह शानदार है सोने की लंका, लेकिन माँ और मातृभूमि सबसे बढ़कर है, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। तो इसलिए यहाँ पर जन्मभूमि के बारे में बताया गया है। इस प्रश्न का इस प्रकार भी हो सकता है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैमसे चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैमसे चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के कारण उन्हें मातृभूमि सुंदर लग रही है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसी ही सुंदर भावनाएं रखता हूँ। मेरी जन्मभूमि स्वर्ग के समान सुंदर है तथा समस्त सुखों का भंडार है। यह हमारा पोषण करती है तथा हमें स्वस्थ एवं बलवान बनाती है। यह हमारी माँ के समान है। एक ओर यहाँ की 6 ऋतुएँ इसकी जलवायु को उत्तम बनाती हैं, तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी गंगा यमुना प्राणियों की प्यास बुझाती है। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करता हूँ और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार से अपनी मातृभूमि के बारे में लिख सकते हैं। और अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। चलिए आगे। अब अगला अन्य पाठ्य प्रश्न में है, फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था? फादर बुल्के लोगों से सद्व्यवहार करते हुए हमेशा प्यार बांटते रहे। उन्हें किसी पर क्रोध करते हुए लेखक ने नहीं देखा। उनके मन में दूसरों के लिए सदैव सहानुभूति एवं करुणा भरी रहती थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक कष्टदायी फोड़ से हुई। फादर जैसे उदार महापुरुष की ऐसी मृत्यु के बारे में जानकर लेखक आहत हो गया था। जहरबाद से मरने का विधान, जो सबको अमृत बांटता हो, सबसे मृदु व्यवहार करता हो, हे परमेश्वर, उसके लिए जहरबाद से मृत्यु का विधान क्यों लिखा? ऐसा सोच कर कि वो आहत होते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर का शब्द चित्र किस तरह खींचा था? लेखक जो है क्या बताना चाह रहे हैं, किस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को बताया है? लेखक ने फादर का शब्द चित्र खींचते हुए लिखा है, एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोलकर गले लगाने को आतुर, जिनका दबाव लेखक अपनी छाती पर महसूस करता है। प्रश्न नंबर 3, परिमल क्या है? लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? यहाँ पर परिमल जो शब्द आया है उसकी व्याख्या है।
परिमल इतिहास की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते थे। लेखक को परिमल के दिन इसलिए याद आते हैं क्योंकि फादर भी परिमल से जुड़े हुए थे। वे लेखक एवं अन्य साहित्यकारों के हंसी मजाक में शामिल होते, गोष्ठियों में गंभीर बहस चर्चा करते और लेखकों की रचनाओं पर अपनी बेबाक राय और सुझाव दिया करते थे। अब आगे है, फादर का सानिध्य पाकर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी देवदारू वृक्ष की छाया में खड़ा हो। फादर का सानिध्य और उत्सवों के अवसर पर फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान साथ खड़े होते और आशीर्वाद से भर देते। लेखक का उसके बच्चे के मुंह में फादर द्वारा अन्नप्राशन के दिन अन्न डालना याद आता है और उनकी आंखों में चमकता वात्सल्य अब भी याद है। यह वात्सल्य और सानिध्य उसी तरह शीतलता से भर देता जैसे देवदारू वृक्ष की शीतल छाया किसी यात्री को शीतलता से भर देती है। फादर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका स्वभाव भी किसी सीमा तक उन्हें सन्यासी बनाने में सहायक सिद्ध हुई। स्पष्ट कीजिए, ये समझाना है। फादर के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिता व्यवसायी थे। एक भाई बेल्जियम में ही पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उनकी एक बहन थी जो जिद्दी और सख्त थी, जिसने देर तक विवाह किया, बहुत देर से शादी की। पिता और भाइयों के प्रति फादर के मन में शुरू से ही लगाव न था, पर वे अपनी माँ को बार बार या बराबर याद किया करते थे। उनकी चिट्ठियों को अपने मित्रों को पढ़ाया करते थे। इस तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वभाव उन्हें सन्यासी बनने में सहायक शायद सिद्ध हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। अब आगे है, सन्यासी बनने से पूर्व फादर ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी और क्यों। उत्तर है, सन्यासी बनने से पूर्व फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो उसे बीच में ही छोड़कर धर्मगुरु के पास आ गए और संन्यास लेने की बात कही। उन्होंने धर्मगुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति और यहाँ जन्म ले चुके महापुरुषों ने उनके मन में भारत के प्रति आकर्षण पैदा किया होगा। अर्थात भारत की लोक संस्कृति, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ के ज्ञान, यहाँ के विचारों से, यहाँ के महापुरुषों से वे काफ़ी प्रभावित रहे होंगे, जिसलिए उन्होंने शर्त रखी कि मैं अपना सेवा क्षेत्र, अपना कर्म क्षेत्र भारत ही बनाऊंगा। अब आगे, भारत आने के लिए पूछने पर फादर क्या जवाब देते। जब उनसे पूछा गया भारत ही क्यों आए, तब कहते थे, फादर बुल्के से जब पूछा जाता कि आप भारत क्यों आए तो वे बड़ी सरलता से कह देते थे, प्रभु की इच्छा। वे यह भी बताते थे कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि यह लड़का तो हाथ से गया हाथ से। सचमुच माँ की तरह यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। माँ की यह भविष्यवाणी सत्य साबित होती गई। फादर के मन में सन्यासी अर्थात पादरी बनने की इच्छा बलवती होती गई और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। अब प्रश्न संख्या 8, फादर बुल्के ने भारत में बसने के लिए क्या आवश्यक समझा, किस तरह इसको हासिल किया। भारत, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि भारत आने पर फादर द्वारा शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के सोपानों का क्रमिक वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को 2 प्रकार से जो है समझा जा सकता है, 2 प्रकार से यह परीक्षा में आ सकता है। फादर ने भारत आकर सबसे पहले यहाँ शिक्षा दीक्षा लेना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने जीसेट संघ में पहले 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद के लिए उन्होंने जीसेट संघ में जो है पढ़ाई के बाद उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए करने के उपरांत अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, रामकथा उत्पत्ति एवं विकास। इस पर इनको जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। इसी प्रकार हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश आदि इन्होंने लिखा, काफ़ी इन्होंने हिंदी पर कार्य किया। अब अगला प्रश्न है, सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ के से स्नेह प्रेम कम न हुआ, स्पष्ट कीजिए। लेखक और फादर के
घनिष्ठ संबंध थे। फादर लेखक को अक्सर माँ की स्मृतियों में डूबा हुआ देखा करता था। फादर की माँ की चिट्ठियाँ प्रायः उनके पास आया करती थीं। इन चिट्ठियों में माँ के प्रेम को अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत बसने के बाद भी वे अपनी माँ और मातृभूमि को नहीं भूल पाए थे। एक आध बार वहाँ मिलने भी गए माँ से, और इससे स्पष्ट है कि सन्यासी होने के बाद भी फादर का अपनी माँ से स्नेह और प्रेम कम न हुआ। अब अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए? भारत में रहते हुए फादर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इससे ज्ञान होता है कि हिंदी से उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। हर मंच से हिंदी की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते रहते थे। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख प्रकट करते थे। हिंदी बोलने वाले ही हिंदी नहीं बोलते थे, जैसा आज भी हो रहा है, तो उस पर दुख प्रकट करते थे। ऐसी कुमाऊनी भाषा के लिए भी आज हो रहा, कुमाऊनी होकर के कुमाऊनी नहीं बोलता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार में खीज आती थी कि अपने ही देश की भाषा को स्वयं नहीं बोलते यहाँ के लोग। दूसरा, वे अपनी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए चिंतित रहते थे। अब है अगला प्रश्न, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पुनः बार बार उनकी विशेषताएं हैं, उन्हीं में एक प्रश्न ये भी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से फादर बुल्के की निम्नलिखित विशेषताओं का ज्ञान होता है। निम्नलिखित अर्थात अग्रलिखित या आगे जो है वो। फादर संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। फादर संबंध बनाकर उसे निभाना जानते थे। फादर अपने परिचितों एवं परिवार वालों के साथ स्नेहमय संबंध रखते थे। वे सुख दुख में परिवार के सदस्यों की भांति खड़े नजर आते थे। वे भारत और हिंदी से असीम लगाव रखते थे। इस प्रकार इनके और भी व्यक्तित्व की बातें हम कह सकते हैं। फादर पास्कल ने ऐसा क्यों कहा कि इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों? फादर कामिल बुल्के वास्तव में रत्न थे। वे करुणा, सहानुभूति और ममत्व से भरपूर थे। वे सदा दूसरों में प्यार बांटते थे। क्रोध उन्हें छू भी न सका। भारत आने के बाद वे भारत के ही होकर रह गए और यहीं की संस्कृति में रच बस कर रह गए। वे दुख में सांत्वना देते तथा सुख और उत्सव में बड़े भाई सा आशीर्वाद देते। उनका साथ देवदार वृक्ष की छाया जैसा होता। उनके मानवीय गुणों को याद कर फादर पास्कल ने कहा कि धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों। इसीलिए उनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी कहा गया है। अब आगे है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ में निहित संदेश का स्पष्ट कीजिए। संदेश क्या देता है आखिर ये बताना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के माध्यम से हमें फादर जैसे मानवीय करुणा के सागर बुल्के की तरह करुणा एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का संदेश मिलता है। वहीं यह भी संदेश मिलता है कि हमें अपनी मातृभूमि से असीम प्यार करना चाहिए। इसके अलावा हम भारतवासियों को विदेश में बसने का लोभ त्याग कर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें हिंदी और भारत दोनों का ही भरपूर आदर करने का संदेश भी मिलता है। उनका सम्मान करने का संदेश भी हमें इस पाठ से मिलता है। इस पाठ में वास्तव में फादर कामिल बुल्के को जो है एक मानवीय करुणा का दिव्य चमक कहा गया, जिन्होंने नीलपंछी नामक कहानी को भी अपने जीवन में स्पष्ट कराया था। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का आपने जो है हिंदी रूपांतरण किया था नीलपंछी के नाम से। अब चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। कक्षा शिक्षण में इसके कुछ मुख्य पहलुओं को देखते हैं। चलिए, आपने जो है इस पाठ को समझा, पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझा। आशा है आपको लगा होगा अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी इसको बढ़िया तरीके से बनाएं और सीखने का प्रयास करें। आप सीखने का प्रयास करेंगे, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। आपके अभिभावक आपके पीछे लगे रहते हैं तन मन धन से। आपको केवल मन और तन से लगना है बस। बाकी हम सब जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखला है हमारी और आपकी आपस में। इसको बढ़िया तरीके से हम करें, सीखें और जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण बनाएं। तो आप सबसे विदा लेते हैं इस समय। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी सुखी रहें,
निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इस प्रकार आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी छात्रों को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिएगा। धन्यवाद।